हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल गाइज? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज, वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं मैं अपना मॉक टेस्ट पेपर की फॉर पेपर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन, दैट इज बिजनेस लॉस। अगर हम जून 24 अटेम्प्ट की बात करें तो हमारे लिए यहाँ से नया सिलेबस अप्लाई हो रहा है। पहली बार नए सिलेबस के हिसाब से फाउंडेशन के अंदर एग्जाम हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट इस बार हमारे लिए 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहा है। एक अप्रैल में मॉक टेस्ट कंडक्ट हुआ है, एक मई में हुआ है और एक जून में आपका मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। तो इस सीरीज के अंदर या इस चैनल के ऊपर हम आपके साथ तीनों के तीनों जो मॉक टेस्ट हैं, जो अप्रैल में, मई में और जून में होने वाले हैं फॉर आपका बिजनेस लॉस का एग्जाम, उनका इन डेप्थ यहाँ डिस्कशन करूंगा। काफी कुछ हमें इसमें से देखने को मिलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्या केस स्टडीज आती है, क्या लेवल ऑफ केस स्टडीज है, वेटेज क्या है केस स्टडीज की, 4 मार्क्स की आ रही हैं, 3 मार्क्स की आ रही हैं, तो सब आपका इसके साथ क्लियर हो जाएगा। प्लस आपको ये रियलाइज होगा कि इंस्टीट्यूट किस टफनेस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है आपके साथ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारा पहला, ये कह लीजिए मॉक टेस्ट में सीरीज 1 पहला जो मॉक टेस्ट हुआ था लॉ का, दैट वाज इन अप्रैल 2024, टू बी वेरी प्रिसाइज ये 30 अप्रैल 2024 को हुआ था। इसके ये वाला मॉक टेस्ट मैं आपके साथ विद सजेस्टेड आंसर डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपके पास इसका क्वेश्चन पेपर और आंसर नहीं है तो इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी। आपसे आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जाम पैटर्न की वीडियो डिस्कस की थी, जब मैंने आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये बताया था कि लॉ के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और उसका कौन सा पार्ट किस एक्ट से आता है, एंड वो केस स्टडी होता है या थ्योरी होता है। तो इस तरह का एक चार्ट मैंने आपको बना के दिया था कि टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, बाकी 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपने करने होते हैं। हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, 7 7 6 में डिवाइड होता है और एक्ट बाय एक्ट मैंने आपको इसका अंदाजा दिया था कि कौन से एक्ट में से कितना क्वेश्चन आता है। तो साथ साथ मैं ये आपके साथ कंपेयर भी कराता जाऊंगा मॉक टेस्ट के साथ साथ, और मॉक टेस्ट हम डिस्कस करते जाते हैं। तो अगर मैं पैटर्न वाली बात करूं तो ये पैटर्न वाली वीडियो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। साथ साथ जून 24 के लिए पूरा का पूरा मैराथन रिवीजन, जहां एक एक सेक्शन, एक एक पॉइंट बड़ा इन डेप्थ डिस्कशन किया गया है। रिवीजन के लिए बहुत असेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कह लीजिए बहुत आसानी से रिवाइज कर सकते हैं आप सिलेबस को। वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एक एबीसी एनालिसिस उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहते हैं, तो एक एबीसी एनालिसिस ही मैंने इसके अंदर दिया है, जिसमें एक कैटेगरी वाले टॉपिक कर लें तो उसमें से 75 मार्क्स तक का पेपर बड़ी आसानी से आपका कवर हो जाएगा। वो भी इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है जी। आइए, कमिंग बैक टू मॉक टेस्ट पेपर 1। पहला क्वेश्चन जो हमने बात किया था कि सर इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होता है 7 मार्क्स का, जो कि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। दूसरा कंपनी एक्ट का होता है 7 मार्क्स का, जो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। एंड देन पार्टनरशिप एक्ट का होता है 6 मार्क्स का, जो एक थ्योरी क्वेश्चन होता है। आइए देखें क्या इस मॉक टेस्ट में सेम पैटर्न फॉलो किया गया है। पहली बात तो वही बात, टोटल इसके अंदर 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है, बाकी 5 में से कोई 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। 100 मार्क्स का है, 3 आवर्स का टाइम आपको इसके लिए दिया जाता है। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हमने बात की थी कि सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की 7 मार्क्स की केस स्टडी होती है, वही आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा। ये केस स्टडी देखें। Kashish was running a business of artificial jewelry since long. He sold his business to Naman and promises not to carry on the business of artificial jewelry and real diamond jewelry in that area for a period of next 1 year. तो कशिश थे बेटा, उन्होंने बिजनेस पहले कैरी ऑन करते थे वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। उन्होंने ये बिजनेस यानी कि जो गुडविल है वो बेच दी है नमन को और प्रॉमिस किया है कि वो बिजनेस नहीं कैरी ऑन करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एज वेल एज रियल ज्वेलरी का इन दैट एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। जबकि ये प्रॉमिस करने के 2 महीने के अंदर अंदर, आफ्टर 2 मंथ्स, कशिश ओपन अ शोरूम फॉर रियल डायमंड ज्वेलरी। उन्होंने एग्रीमेंट को तोड़ते हुए ये रियल डायमंड ज्वेलरी का शोरूम 2 महीने के अंदर अंदर खोल लिया। अब जो नमन है, जिनको उन्होंने बिजनेस बेचा है, हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट कशिश फॉर क्लोजिंग द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द एग्रीमेंट। वेदर कशिश इज लायबल टू क्लोज द बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 7 मार्क्स की केस स्टडी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का। अगर आपको सेक्शन याद है तो सेक्शन 27 सेक्शन है जो एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात करता है, जहां 27 बेसिक रूल देता है कि कोई भी एग्रीमेंट जिसके तहत किसी भी पर्सन को रिस्ट्रेन किया जा रहा है फ्रॉम कैरिंग ऑन लॉफुल बिजनेस, लॉफुल प्रोफेशन और ट्रेड ऑफ एनी काइंड, तो ऐसे केस में वो टू दैट एक्सटेंट वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। ये बेसिक रूल है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन होती है जहां पर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो रीजनेबल। और वो रिस्ट्रिक्शन कौन सी थी सर? जब जहां पर एक पर्सन अपना बिजनेस, अपनी गुडविल दूसरे को बेचता है, तो जो बायर ऑफ गुडविल है वो सेलर ऑफ बिजनेस, सेलर ऑफ गुडविल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि रीजनेबल टाइम तक, एक रीजनेबल स्पेस के अंदर सेम सिमिलर बिजनेस कैरी ऑन नहीं करेगा। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है ये रीजनेबल इन टाइम एंड स्पेस होनी चाहिए। दोनों मैंने आपको दी थी। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि सर जो ये बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस था, इसने वो बिजनेस बेचा। अगर ये वो बिजनेस सेम लोकल एरिया के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर 1 साल तक ना करने का प्रॉमिस करता,
दैट वुड हैव बीन अ वैलिड एग्रीमेंट, भले ही वो रिस्ट्रेन में ही क्यों नहीं था, बट बिकॉज ऑफ 27 के एक्सेप्शन में आ जाता। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि सर ज्वेलरी का बिजनेस बेचा था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, और उसने जो बिजनेस खोला है वो रियल डायमंड का बिजनेस खोला है। तो जब आप रियल डायमंड का बिजनेस करने के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो ये सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और क्योंकि ये 27 के एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगी, इस वजह से 27 के बेसिक रूल में फॉल कर जाएगी। और 27 का बेसिक रूल ये है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, प्रोफेशन या बिजनेस के लिए किया जाता है तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड होता है। तो यही आंसर आपको 27 का यहाँ मिलेगा। पहले उन्होंने 27 बताया है कि एन एग्रीमेंट बाय व्हिच अ पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void, but this general rule is subject to following exception, namely that where a person sells his goodwill of a business or agrees with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits, so long as the buyer or his successor in interest carries on a like business therein, such an agreement is valid। तो अगर आप सिमिलर बिजनेस के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं तो ये वैलिड होता है। लोकल लिमिट्स जो टाइम है ये दोनों क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। हमने कहा जी इस केस में जो बिजनेस था वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का था, लेकिन जो आपने एग्रीमेंट किया है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एज वेल एज रियल डायमंड ज्वेलरी का कर लिया है। और जब कशिश रियल ज्वेलरी का शोरूम खोलेंगे तो ये अगेंस्ट एग्रीमेंट नहीं जाएगी। वैसे तो अगेंस्ट एग्रीमेंट है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं माना जाएगा, बिकॉज ऐसे केस के अंदर से जो एग्रीमेंट है ये किसके लिए नहीं किया गया है, सिमिलर बिजनेस के लिए नहीं किया गया। 27 की एक्सेप्शन केवल किसके ऊपर अप्लाई करती है, सिमिलर बिजनेस के ऊपर। तो एज पर एक्सेप्शन टू 27 इज एप्लीकेबल ओनली टू सिमिलर बिजनेसेस। एग्रीमेंट बिटवीन नमन एंड कशिश विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन बिजनेस ऑफ रियल ज्वेलरी, हेंस कशिश कैन कंटिन्यू हिज बिजनेस ऑफ रियल डायमंड ज्वेलरी। तो बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन बैंक के अंदर भी सिमिलर क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। हाँ, जिन स्टूडेंट ने एवीजी से हमसे क्लासेस नहीं ली है तो मेरा क्वेश्चन बैंक मेरी पूरे की पूरा ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हर चैप्टर के आज तक के आए हुए जितने भी क्वेश्चन है सारे उसके अंदर विद आंसर्स दिए हुए हैं। ज्यादातर 99% चांस होता है कि सेम क्वेश्चन ही फाउंडेशन के अंदर रिपीट होते हैं। तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप है जिस नाम से चैनल है CN नॉलेज पोर्टल, इसी नाम से एंड्रॉइड ऐप है, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाएंगे, वहां आपको पूरा क्वेश्चन बैंक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल मिल जाएगा। साथ में मैंने कलर चार्ट्स दिए हैं जिसके थ्रू पूरा मैराथन कवर कराया है, वो कलर चार्ट्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है जी, आइए जी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बात करें। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कंपनी हेड की केस स्टडी है, बड़ी सिंपल सी केस स्टडी, कई बार पेपर में पूछी जाती है सिमिलर केस स्टडी। देखें, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दर्शन फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ in form of 50,000 equity shares of rupees 100 each and 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 100 तो 50-50 लाख के इक्विटी शेयर्स और 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं आपके। क्लियर कर दिया उन्होंने, प्रेफरेंस शेयर्स के कोई वोटिंग राइट्स नहीं है। ये ना भी लिखे हो तो हमारा प्रिजम्पशन पेपर में यही होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होते हैं। तो लिखा हुआ भी आ जाए तो भी ठीक है, ना भी लिखा है तो आप इसी प्रिजम्पशन पे आंसर देंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं। Shadow Evening Private Limited is holding 25 equity shares in Darshan Photographs Limited। तो हमने एक और कंपनी का नाम देखा, Shadow Evening Private Limited। ये क्या कर रही है, ये इस दर्शन फोटोग्राफ के अंदर 50,000 में से 25,000 इक्विटी होल्ड करती है। वेदर दर्शन फोटोग्राफ प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ शैडो, तो क्या हम दर्शन फोटोग्राफ को इस शैडो इवनिंग की सब्सिडरी मान सकते हैं। 2 क्लॉज 87 का सीधी डेफिनेशन देनी है आपको सब्सिडरी कंपनी की। उस डेफिनेशन में अगर आप जोर दें तो बेटा वर्ड लिखा हुआ है इट होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर, मोर देन 1/2। यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर, एग्जैक्टली 1/2 होल्ड करता है, तो हम ये कहेंगे डेफिनेशन पूरी नहीं करता है, इसलिए ये सब्सिडरी नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट अगर देखें, वुड योर आंसर बी डिफरेंट अगर शैडो 25,000 इक्विटी शेयर्स के साथ साथ 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी होल्ड करता है। अब वो आपसे ये चेक कराना चाह रहा है कि क्या प्रेफरेंस शेयर भी काउंट होते हैं, क्योंकि हमने 25 पे बोल दिया एग्जैक्ट हाफ है तो सब्सिडरी नहीं है। उसने कहा चलो फिर 5 प्रेफरेंस भी होल्ड करता है, हमने कहा तब भी आंसर नहीं बदलेगा, बिकॉज मोर देन 1/2 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है, मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, और वोटिंग पावर में सिर्फ इक्विटी काउंट करने होते हैं, प्रेफरेंस काउंट नहीं करने होते हैं। ठीक है जी, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले आप बताएंगे 2 क्लॉज 87 के हिसाब से आपकी होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन, नीचे लगे हुए एक्सप्लेनेशन, पूरी डेफिनेशन देंगे। उसके बाद आप नीचे बात देखेंगे, इट इज नोटेड दैट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल आल्सो बी कंसीडर्ड if the preference shares have same voting rights at equity share। हमने कहा जी अगर प्रेफरेंस का वोटिंग राइट होते तो हम कवर करते हैं, बट आपने क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है कि प्रेफरेंस के पास क्या नहीं है, वोटिंग राइट्स नहीं है, और जनरली यही प्रिज्यूम करके हम आंसर देते हैं कि प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं है। तो हमने कहा जी फिर इस केस में दर्शन फोटोग्राफ की टोटल कैपिटल 1 करोड़ है, जो 50,000 इक्विटी शेयर्स और 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स में डिवाइडेड है। ये जो आपकी शैडो इवनिंग कंपनी है केवल 25,000 होल्ड करती है, तो ऐसे केस में एग्जैक्ट 1/2 ऑफ टोटल इक्विटी पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रही है। Therefore, Darshan Limited cannot be considered as a subsidiary of Shadow Limited, as for being a subsidiary of other company, control should be more than 1/2 of
टोटल वोटिंग पावर। तो देखेंगे क्वेश्चन सिर्फ किस पे आ रहा है, वो मोर देन वाले शब्द के ऊपर फोकस है कि आपको पता होना चाहिए 50% से ज्यादा रखनी होती है। और दूसरे केस में मैंने कहा जी 25,000 के साथ साथ अगर 5,000 का प्रेफरेंस शेयर भी होल्ड करते हो तो भी हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर को काउंट नहीं किया जाता है वोटिंग पावर के अंदर ये जज करते समय। जब तक स्पेसिफिकली क्वेश्चन आपको बोले ना यहाँ प्रेफरेंस के पास भी वोटिंग पावर है, तब तक आप उसे कवर नहीं करेंगे, ठीक है जी। और पैटर्न के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन हमारे पास पार्टनरशिप का थ्योरी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसे कहते हैं ना पास कराने वाला क्वेश्चन कि पार्टनरशिप क्या होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स बता दीजिए पार्टनरशिप की। तो ये तो लगभग हर बच्चे को आता है, तो खास में समझाने वाला कुछ नहीं है। सेक्शन 4 की अब डेफिनेशन देंगे पार्टनरशिप की, उसके बाद 5 एसेंशियल होते हैं कि 2 और मोर पर्संस का एसोसिएशन होता है, एग्रीमेंट से बनती है, बिजनेस कैरी ऑन करना होता है एक प्रॉफिट के लिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होते हैं। तो ये तो ज्यादातर बच्चों को आता ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन 6 मार्क्स का, तो 1 नंबर की डेफिनेशन होगी, 5 नंबर के बेसिकली साथ में एसेंशियल्स होंगे, ठीक है जी। ये आपका पहला क्वेश्चन था, कंपलसरी क्वेश्चन, तो पैटर्न याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर का केस स्टडी आता है कॉन्ट्रैक्ट से, अगला 7 नंबर की केस स्टडी है कंपनी एक्ट से, 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है पार्टनरशिप में से, ठीक है जी। ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन था। अब बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, पहले पैटर्न देख लें। क्वेश्चन 2 की बात करें तो सर अगेन इसके अंदर ए बी सी 3 पार्ट हैं, 7 7 6 का। पहला क्वेश्चन जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 7 मार्क्स की केस स्टडी है, सेकंड क्वेश्चन 7 मार्क्स का कंपनी एक्ट से थ्योरी का क्वेश्चन है, और एलएलपी एक्ट का इकलौता क्वेश्चन जो यहाँ आता है वो 2 का सी पार्ट है, 6 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन है। बहुत स्कोरिंग होता है, मैंने आपको कहा था मैराथन से साथ में पक्का करके जाइएगा। 1 घंटे का मुश्किल से मैराथन है, मुश्किल से 5 या 5 चार्ट्स हैं इसके, मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन है। अगर आप कर जाएंगे ना तो गारंटी हो जाती है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको आता ही आता होगा। तो ये छोटा सा एक्ट है, जनरली इसको सी कैटेगरी में हम रखते हैं बिकॉज वेटेज कम है, बट मेरे हिसाब से जिन बच्चों को वैसे कहते हैं ना मार्क्स इकट्ठे करने हैं तो उस केस के अंदर ये 6 नंबर बड़े एक तरह से फ्री के नंबर लगते हैं। एक क्वेश्चन कर जाइए उसमें 6 मार्क्स का वो कवर हो जाता है, ठीक है जी। आइए जरा देखें, पहला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडी 7 मार्क्स की। कपिल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद राहुल टू परचेज 1000 लीटर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस व्हिच शुड बी फिक्स्ड बाय अखिलेश। तो हमने कहा जी मस्टर्ड ऑयल खरीदने का प्रॉमिस हुआ है, कपिल ने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट राहुल के साथ 1000 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीदने के लिए, लेकिन जो प्राइस है वो तय नहीं किया है, प्राइस एक अखिलेश नाम का पर्सन डिसाइड करेगा। राहुल ऑलरेडी डिलीवर्ड 600 लीटर्स आउट ऑफ 1000 लीटर्स टू कपिल, और इस 1000 में से 600 लीटर राहुल ने डिलीवर कर दिया है कपिल को, बट द रिमेनिंग 400 लीटर्स वाज रेडी टू डिलीवर। अखिलेश डिनाइड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ मस्टर्ड ऑयल। इससे पहले वो 400 लीटर डिलीवर हो पाता, जो अखिलेश जिसको आपने वो जिम्मेवारी दी थी कि ये प्राइस बताएगा, उसने प्राइस बताने से मना कर दिया है। नाउ राहुल है बेटा, जो बायर है, ही आस्क्ड कपिल टू रिटर्न द ऑयल ऑलरेडी डिलीवर्ड। सॉरी, जो राहुल जो सेलर है उसने कपिल को कहा जी जो मैं 600 लीटर ऑलरेडी दे चुका हूं वो वापस कर दो, एंड टू अवॉइड डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग 400। तो उसने कहा जी प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाया इसलिए 400 में दूंगा नहीं, आप उल्टा वो 600 भी वापस कर दो। जबकि कपिल उल्टा कह रहा है, वो कह रहा है जी ऐसा है जो रिमेनिंग 400 है वो भी दीजिए, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल करने वाला हूं 400 के, आपने जो मुझे डिलीवर नहीं किया है। तो एडवाइस इन द लाइट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सीधा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन टिका हुआ बेटा इस पॉइंट के ऊपर कि जब प्राइस एक थर्ड पार्टी से डिटरमाइन कराना होता है और वो प्राइस थर्ड पार्टी डिटरमाइन नहीं करके देती तो कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या ये कह लीजिए इफेक्ट आता है जिसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फेलियर टू फिक्स प्राइस का। जब आप प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का कंसेप्ट है। सेक्शन 9 हमें बताता है कि मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस क्या क्या है, और सेक्शन 10 स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्राइस किसी थर्ड पार्टी ने फिक्स करना था और वो थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स करती नहीं है या कर पाती नहीं है तो ऐसे केस में क्या कॉन्सिक्वेंस होता है। आइए जरा आंसर देखें। हमने कहा जी पहले हम बात करेंगे सेक्शन 9 के इसके अंदर, तो आप ये कहेंगे कि सेक्शन 9 रेड विद सेक्शन 10 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। पैटर्न मैंने आपको पूरा बताया हुआ है कैसे लिखना है, हाउ टू राइट लॉ आंसर की वीडियो भी अवेलेबल है चैनल के ऊपर। अगर आपने आज तक आंसर नहीं लिखे हैं तो उसमें मैंने 3 क्वेश्चंस प्रॉपर ढंग से लिखवाए हैं अलग अलग तरीके की। जब एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन हो कैसे मेंशन करना है, एक सेक्शन से क्वेश्चन आया हो तो कैसे लिखना है, 2 सेक्शंस मिला के क्वेश्चन आया हो जैसे ये है 9 और 10 का तो कैसे आंसर लिखना है, सेक्शंस एज वेल एज केस स्टडी से मिलाकर क्वेश्चन आया हो तो कैसे लिखना है, वो वीडियो पक्का देखिएगा हाउ टू राइट लॉ आंसर वाली, आप इसी चैनल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। उसके अंदर बड़े इन डेप्थ तरीके से इसी क्वेश्चन बैंक में से 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा के दिखाए होंगे, ठीक है जी। तो पहले मैंने कहा जी 9 और 10 का क्वेश्चन है। 9 ने कहा जी प्राइस फिक्स किया जाता है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो द मैनर इन विच द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड्स, या पार्टी जिस तरह से कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड करती हैं, कुछ ना हो तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेक्शन 9 में हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये बोला है कि कोई थर्ड पार्टी डिटरमाइन करेगी तो ऐसे केस में अगर वो थर्ड पार्टी डज नॉट और कैन नॉट मेक सच वैल्यूएशन, नहीं करती या नहीं कर पाती तो बाय डिफॉल्ट रूल तो ये है कि वॉइड हो जाएगा, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो
प्राइस डिटरमाइन नहीं हो पाया है। इसका कारण, इसकी वजह कोई एक पार्टी थी, किसी एक पार्टी का डिफॉल्ट था कि वो गुड्स लेके नहीं गया, उसने प्राइस डिटरमाइन करने नहीं दिया, तो ऐसे केस में फिर वो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिम्मेवार होगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये सी वाला, कि ये रूल तब अप्लाई होता है कि प्राइस डिटरमाइन ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, जैसे तो नॉर्मल रूल यही है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स बायर को रिसीव हो गए हैं, बायर ने अप्रोप्रिएट कर ली हैं, तो ऐसे केस में उस पोर्शन ऑफ गुड्स के लिए जो बायर को रिसीव एंड अप्रोप्रिएट हो गए हैं, उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है और उसके लिए रीजनेबल प्राइस बायर को देना पड़ता है। तो अगर कुछ हिस्सा, अगर आपको क्लास मेरी याद आ रही है, तो मैंने आपको 2 मोटरसाइकिल वाला एग्जांपल दिया था कि दोनों मोटरसाइकिल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक का प्राइस डिटरमाइन, एक दे दी थी, एक अभी देनी थी, और प्राइस डिटरमाइन करने वाले व्यक्ति ने मना कर दिया, तो जो दे दी थी वो वापस नहीं ले सकते, उसका रीजनेबल प्राइस ले सकते हैं, और जो नहीं दी है उसके रेस्पेक्ट में एग्रीमेंट वर्ड हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन पे ये वाला रूल सीधा सीधा अप्लाई होता है, जहां पर हमने कहा जी 400 लीटर अभी दिए नहीं है, 600 लीटर दे दिए हैं, तो जो 600 दे दिए हैं वो वापस नहीं मांग सकते, उसका रीजनेबल मार्केट प्राइस बायर आपको देगा, जबकि जो 400 लीटर है उसके रेस्पेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया है, आपका बायर सूट फाइल कर भी आपसे वो 400 लीटर रिकवर नहीं करा सकता है। ये उन्होंने नीचे क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ है। इन द इंस्टेंट केस, कपिल कॉन्ट्रैक्टेड राहुल टू परचेज 1000 लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय अखिलेश। After Rahul delivered 600 liters, Akhilesh denied fixing the price of mustard oil. Rahul demanded back the oil already delivered and cancelled the delivery of 400 liters. Kapil sued Rahul for non-delivery 400 liters. तो मैंने सिर्फ फैक्ट्स बताए हैं, आंसर क्या होगा? On the basis of above provision and facts, Kapil is liable to pay reasonable price for 600 लीटर, जो दे दिए उसके लिए प्राइस बायर दे करेगा, एंड फॉर रिमेनिंग 400 लीटर्स द कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड, बाकी 400 लीटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, 7 मार्क्स का, 9 एंड 10 सेल्स ऑफ गुड सेट से क्वेश्चन बनाया गया था। ये सेम क्वेश्चन लगभग मेरे केस स्टडी के अंदर अवेलेबल, आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर अवेलेबल है। अगेन 2 क्वेश्चन अब सीधे सीधे थ्योरी के हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, ज्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है, ज्यादातर बच्चों को आता है सर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स क्या होता है। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, वायर्स का मतलब होता है पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स होता है वो वाले ट्रांजेक्शंस जो बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी होते हैं, ट्रांजेक्शन वर्ड एब इनिशियो होते हैं, सारे मेंबर्स मिलकर भी रेटिफाई नहीं कर सकते हैं, मेंबर कंपनी के अगेंस्ट इंजंक्शन लाकर उसको एक अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन में एंटर करने से रोक सकता है, डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल ठहराए जा सकते हैं अगर अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन से आपकी कंपनी को नुकसान होता है। ये इफेक्ट्स नाम से मैंने आपको लिखवा रखे हैं, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड 7 मार्कर कि अल्ट्रा वायर्स क्या होता है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये आप जनरली वहां से कवर कर लेंगे, ठीक है जी। देन ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एलएलबी के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि एलएलबी एक अल्टरनेट है बिजनेस ऑफ अ कॉर्पोरेट बिजनेस दैट गिव्स द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। दोनों बातें आपको एक्सप्लेन करनी है कि पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है, तो कैपिटल कैसे आएगी, कितनी आएगी, किस फॉर्म में वापस करनी है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगी, सैलरी, इंटरेस्ट, सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ साथ बेनिफिट क्या होता है कि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी वाला बेनिफिट भी हो जाता है कि जो आपके पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रहती है, क्योंकि ये दोनों के फीचर्स कंबाइन करती है, इसलिए इसको एक हाइब्रिड बोला जाता है बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां पर भी बिल्कुल सेम 2 पैराग्राफ में इसको डिफाइन करना है। प्लीज मिक्स मत किया कीजिए, जल्दी इसमें बच्चा क्वेश्चन मार्क्स कटवा लेता है, इसके अंदर ना दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं, आपको लिमिटेड लायबिलिटी अलग एक्सप्लेन करना है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट अलग एक्सप्लेन करना है, और दोनों के बेसिस पे फिर कंक्लूजन बोलना है कि हाँ इसको अल्टरनेट या एक हाइब्रिड फॉर्म बोला जा सकता है दोनों का। तो फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी दोनों अलग से डिफाइन करिएगा, ठीक है जी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, जहां सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक केस स्टडी थी, एक थ्योरी कंपनी एक्ट का क्वेश्चन था, एक एलएलपी एक्ट का थ्योरी का क्वेश्चन था 6 मार्क्स का, ठीक है जी। फिर हम आए क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 अगेन 20 मार्क्स का है आपका, पार्टनरशिप की 7 मार्क्स की केस स्टडी है, कंपनी में कंपनीज की 7 मार्क्स की केस स्टडी है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है। आइए देखें जरा, पार्टनरशिप की केस स्टडी की बात करते हैं, 7 मार्क की केस स्टडी। अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी एक बार आ चुका है पेपर के अंदर। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन मेसर्स एबी एंड कंपनी, द फर्म इज डूइंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग प्लास्टिक बॉटल्स, ए इज ऑथराइज्ड टू सेल द स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स, it was decided between them that A should not sell the plastic bottles at a minimum price which they have decided, and if A sells at a price less than the minimum price he should first take the permission of B। तो A और B एक पार्टनरशिप चलाते हैं, प्लास्टिक की बोतल बेचते हैं, A को कहा गया जी एक प्राइस से नीचे नहीं बेचना, और एक प्राइस से नीचे किसी कारण से बेचना भी पड़े तो B से पूछ पक्का लीजिएगा। Due to sudden change in government policy, the price of plastic bottles were continuously declining. To save the loss of the firm, A sold the stock at a lower price. Meanwhile, A tried to contact B but could not do so as B was on a foreign trip. Afterwards, when B came, he filed a suit to recover the difference of the sale price and the minimum price to the firm. Whether B can do so under the provisions of Indian Partnership Act। तो सर हुआ क्या, पीछे से एक मजबूरी आई, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई जिससे प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर रहे थे,
आपने कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी ए ने, लेकिन वो कांटेक्ट कर नहीं पाया बी को बिकॉज वो फॉरेन में था उस समय, और उसने सस्ते में बेच दिया। अब बी आ रहा है और कह रहा है, सूट फाइल कर रहा है कि तुमने जो सस्ते में बेचा उसका जो लॉस हुआ है मुझे लॉस को रिकवर करो, या एक तरह से उसने फॉर्म पे बचे हुए ए पार्टनर पे सूट फाइल किया है कि तुमने मेरे से पूछे बिना क्यों बेच दिया, इमरजेंसी भी थी भले तो भी क्यों बेचा, जो लॉस है मैं तुमसे रिकवर करूंगा। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 13E का, जहां पर हमें राइट दिया जाता है इस पार्टनर कि अगर मैं इमरजेंसी में फर्म को बचाने के लिए कोई काम करता भी हूं, कोई एक्सपेंस इंकर करता भी हूं, कोई लॉस भी हो जाता है, तो मुझे उससे लायबल नहीं ठहराया जाएगा, मैं उसके लिए इंडेमनीफाई नहीं करूंगा। इनफैक्ट अगर मुझे कोई नुकसान हुआ है तो आप मुझे भरपाई करेंगे। एक आप सेक्शन 21 मेंशन कर सकते हैं, जहां हमने बात की है पार्टनर की अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी की। अगर टॉपिक याद आ रहा है तो 18 में हमने बोला था जी पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म होता है फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म, और स्कोप ऑफ पार्टनर अथॉरिटी की बात की थी, वहां हमने देखा था कि पार्टनर अगर इमरजेंसी के दौरान फर्म के लिए कोई काम करता है, कोई एक्शन करता है जो उसकी स्कोप वैसे अथॉरिटी से बाहर जाती है, बट वो इमरजेंसी में किया गया है, तो सारे पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे और उन नुकसान के लिए आप पार्टनर को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। तो यही बेसिकली 3 का क्वेश्चन है। 13E का इन्होंने जिक्र किया हुआ है कि ऑर्डिनरी और प्रॉपर कंडक्ट से बाहर निकलकर कोई काम करोगे, उसके लिए अगर कोई लायबिलिटी आएगी तो फर्म आपको इंडेमनीफाई करेगा। और इसके अंदर हमने कहा जी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो ऐसे केस में अगर उसने बेच भी दिया है तो वो लॉस उससे रिकवर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, ये हो गया आपका 3 का ए पार्ट। आंसर आप एक बार डिटेल में रीड कर लीजिएगा, मैंने मोटा मोटा जिस्ट आपको इसका बता दिया कि आंसर का क्या था। ठीक है जी, फिर अगर मैं बी की बात करूं तो इसमें 2 केस स्टडीज हैं, 4 और 3 की। तो कई बार ऐसा आ जाता है कि 7 को ये 4 और 3 में डिवाइड कर दें, तो देखें क्या है। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा क्वेश्चन है। तो सर एक टाइकून प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये होल्डिंग कंपनी है ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड की। एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड, इसका टर्नओवर 1.8 करोड़ है एंड पेड अप शेयर कैपिटल 80 लाख है। The board of directors want to avail the status of a small company. The company secretary of the company advised the directors that Glassware Private Limited cannot be categorized as a small company. In the light of the above facts and in accordance with the provisions of Companies Act, you are required to examine whether the contention of company secretary is correct. तो पहले तो अगर आप बात करें बेटा स्मॉल कंपनी की लिमिट की, तो हमने देखा वो 4 करोड़ और 40 करोड़ वाली लिमिट है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल की और टर्नओवर की, दोनों के विद इन है। वैसे तो लिमिट्स पूरी करता है, लेकिन एक दिक्कत है सर, ये क्या है, ये टाइकून प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। हम स्टेटस किसका चेक कर रहे हैं, ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का। पहले तो दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि किसी की सब्सिडरी है, मैंने आपको बताया था 5 कंपनियां कभी भी स्मॉल कंपनियां नहीं होती हैं, भले ही वो एक नंबर 1 अगर वो पब्लिक कंपनी है, किसी की होल्डिंग है, किसी की सब्सिडरी है, सेक्शन 8 कंपनी है या स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी है, तो हम यहाँ कहेंगे जी क्योंकि ये किसी की सब्सिडरी है, ऐसे केस में ये कभी क्या नहीं हो सकती है, स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो देखें इसका आंसर, पहले पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़, फिर हमने बताया जी होल्डिंग है, आप सब्सिडरी है, सेक्शन 8 कंपनी है या स्पेशल एक्ट में बनी हुई कंपनी है, तो आप कभी स्मॉल नहीं होते हैं। और इस केस में हमने कहा जी इसके पास इट डज नॉट क्वालिफाई स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी बट इट कैन नॉट बी कैटेगराइज ए स्मॉल कंपनी बिकॉज ये क्या है, ये सब्सिडरी है अनदर कंपनी की। तो सिर्फ इतने से पॉइंट पे क्वेश्चन था, इसलिए कम मार्क्स का था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। आपको सिर्फ ये बताना था कि क्योंकि ये सब्सिडरी है इस वजह से क्या नहीं हो पाएगा, इसके ये किसी की कभी भी स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं ले पाएगी। ये तो बहुत कॉमनली आया हुआ क्वेश्चन है कि सर in Flower Fans Private Limited there were only 5 members, all of them go in a boat and the pleasure trip and the open sea, the boat capsizes, all of them died being drowned, explain with the provisions कि कंपनी अभी भी एग्जिस्टेंस में, परपेचुअल सक्सेशन बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि सर सारे मेंबर्स की डेथ भी हो जाए तब भी कंपनी की लाइफ पर कोई इंपैक्ट नहीं होता, कंपनी कंटिन्यूस फॉरएवर। ये एक इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन होती है, इसकी लाइफ कंपनी के मेंबर्स की लाइफ पर डिपेंडेंट नहीं होती है। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा इन्होंने आर्टिफिशियल पर्सन वाला एक पॉइंट अलग से पूछ लिया है, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट द कंपनी बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट sue and be sued? हम कहेंगे नहीं, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है, जो हमेशा होती है, तो ऐसे केस में ये हमेशा अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है और उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू भी कर सकती है और दूसरों के अगेंस्ट और दूसरे भी उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं। तो पहला हमने एक केस स्टडी के फॉर्म में समझाया परपेचुअल सक्सेशन, और फिर ये कहा जी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, भले इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है, लीगल प्रोसीजर से होता है, बट इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इंकर लायबिलिटीज, बैंक अकाउंट खोल सकती है, एंड साथ साथ हमने कहा जी इसके अगेंस्ट सूट भी फाइल किया जा सकता है, ये भी दूसरों के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं, तो 1.5 नंबर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बड़े आसानी से स्कोरिंग पोर्शन है, इनमें मार्क्स कटने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं। फिर आ जाइए जी आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थ्योरी का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने अपनी में डाला हुआ है, क्वेश्चन बैंक के अंदर कई बार पेपर में आया हुआ है। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकरिंग बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस, डिस्कस स्टेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी। ये हमको क्लास में मैंने आपको नोटिंग भी कराई थी। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है सर, वो ब्रीच जो
ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले हो जाता है, सेक्शन 39 इसको डील करता है। इफेक्ट क्या होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच का सर, जिसके अगेंस्ट ब्रीच हुआ है उसके पास ऑप्शन आ जाता है या तो उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड मान ले और सामने वाले के अगेंस्ट सूट फाइल कर ले, या वेट करता रहे एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस का और उस दिन सूट फाइल करे, और इस दौरान अगर किसी वजह से पार्टी की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, यानी कि कोई सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है या वो परफॉर्म कर देता है, तो ऐसे केस में आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो पूरे डिटेल में मैंने कवर किया था, थ्योरी क्वेश्चन है 6 मार्क का, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है कवर किया गया है 3 के सी पार्ट के अंदर, ठीक है जी। आइए जी फोर्थ क्वेश्चन देखें। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगेन 20 मार्क्स की केस स्टडी, इसके 20 मार्क्स का क्वेश्चन, पहला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी, देन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से थ्योरी का क्वेश्चन 7 मार्क्स का, और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का 6 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टोटल मिलाकर बेटा 5 क्वेश्चन है टोटल पूरे चैप्टर के अंदर। एक आपको सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने हैं, एक आपको लॉ मेकिंग का प्रोसेस पढ़ना है, एक आपको टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ने हैं, एक आपको एग्जीक्यूटिव मिनिस्ट्री वाली बात पढ़नी है, और एक आपको जुडिशरी वाले 3 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना है। इन पांचों में से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो पक्का करके जाइएगा। ये 5 क्वेश्चन 6 नंबर खड़े खड़े बनते हैं यहाँ से। नेगोशिएबल में से 7 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से केस स्टडी है 7 मार्क्स की। जरा देखें पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की केस स्टडी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 and 3 मार्क्स की। Nitesh Gupta is constructing his house. For this purpose, he entered into a contract with Messrs. Baba Brick House to supply 10,000 bricks on 12th of August 2023. Messrs. Baba Brick has 2 lorries of 5,000 brick capacity. तो जिस ट्रक में लॉरी में भेजने वाले थे 5,000 ब्रिक्स चढ़ती हैं उसमें। On 12th of August 2023, one of the lorries was not in working condition, so Baba Brick House supplied only 5,000 brick and promised Nitesh Gupta to supply rest 5,000 bricks on नेक्स्ट डे। तो सर 12 अगस्त को वैसे तो 10,000 देनी थी, लेकिन क्योंकि उसकी एक लॉरी खराब हो गई उसने 5,000 दिया और कहा 5,000 में अगले दिन दे दूंगा। नितेश गुप्ता ने बेटा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, एज द बाबा ब्रिक हाउस डिड नॉट सप्लाई द ब्रिक्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट। Messrs. Baba Brick House gave a plea that no fault has been made on his part, hence the contract should not be cancelled in this situation whether Nitesh Gupta can avoid the contract। तो वो बहाना ये मार रहा है कि नहीं मेरी लॉरी खराब हो गई थी इस वजह से मैं नहीं दे पाया, मैं अगले दिन दे दूंगा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। द आंसर इज क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है? यस, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, बिकॉज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीधा सीधा क्या होता है 37 के हिसाब से, जब आप पूरी ऑब्लिगेशन अपनी कंप्लीट कर देते हैं, एंड द पॉइंट इज पूरी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना। अगर आप आधा अधूरा इंस्टॉलमेंट में सामान दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने वाला पार्टी कभी बाउंड नहीं होती है कि उसको परफॉर्मेंस मानना चाहे माने, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट उसके ऑप्शन पर अवॉइडेबल हो जाता है। और अगर वो ये कह रहा है कि नहीं मैं पार्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा और मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करूंगा, देन ही इज वेरी मच विद इन राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। ये हमने बताया 37 में क्या है जी, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस बुलाते हैं। 37 का एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फर्दर द परफॉर्मेंस शुड बी होल ऑफ द ऑब्लिगेशन, पार्ट परफॉर्मेंस को क्या नहीं माना जा सकता, परफॉर्मेंस नहीं माना जा सकता। फिर मैंने फैक्ट बताए हैं इसके अंदर, एंड लास्ट में कहा जी आफ्टर टेकिंग अकाउंट द अबव प्रोविजंस एंड फैक्ट्स, plea of Baba Brick House cannot be considered, performance should be of the whole obligation, hence part performance made by Messrs. Baba Brick House cannot be taken as valid performance। Nitesh Gupta is right in avoiding the contract, हम इसको पूरी परफॉर्मेंस नहीं मान सकते, वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। ठीक है जी, साथ में देखें 3 नंबर की और क्या आई थी साथ में, अगेन बेटा इमरजेंसी वाला क्वेश्चन है एजेंसी का ऊपर। राहुल, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. During the heavy rains, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes below the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that the tomatoes may perish. Can Ashwin recover the loss from Rahul on the ground that Rahul had acted beyond his authority, taking into account the provisions of Indian Contract Act? तो आपने ट्रांसपोर्टर हायर किया टोमेटोज ले जाने के लिए, रास्ते में किसी वजह से शायद ट्रक वगैरह खराब हो गया है और 2 दिन तक वहीं अड़े रहे, उसमें उसने वहीं पर ही बेच दिया। अच्छा, हैवी रेंज में स्ट्रैंडेड हो गया था वहीं पर, तो वहां पे उसने आसपास नियर बाय मार्केट में सस्ते में बेच दिए। क्या आप उसके इस एक्ट से बाउंड होंगे? सर ये क्वेश्चन है हमारा एजेंसी बाय नेसेसिटी का, जहां हमने बात किया था कि एजेंट कैसे कैसे बनते हैं, और उसमें एक था एजेंसी बाय नेसेसिटी कि अगर एजेंट अपनी स्कोप ऑफ अथॉरिटी से बाहर जाकर 189 एजेंसी क्या एजेंट की अथॉरिटी इमरजेंसी के केस में कि अगर वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम कर रहा है लेकिन आपके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे केस में उस एजेंट के उस अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्ट के लिए भी आप बाउंड हो जाते हैं, बिकॉज उसने इमरजेंसी में काम किया है, एक नेसेसिटी से आई है उसके ऊपर, जहां वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, आपके वेलबींग के लिए उस एजेंट ने काम कर दिया है, तो ऐसे केस में यू आर हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट जो वो अपनी इस इमरजेंसी में उस नेसेसिटी में करता है। ठीक है जी, तो 189 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमने कहा जी राहुल एक्ट्स इन इमरजेंसी एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, सो अश्विन विल नॉट सक्सीड अगेंस्ट हिम फॉर रिकवरिंग द लॉस, वो उसके अगेंस्ट लॉस के लिए रिकवर नहीं कर सकता है।
नेगोशिएबल का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, उसके असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 13 के हिसाब से डिफाइन किया है कि प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और आपके चेक्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, इजीली ट्रांसफरेबल होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स के बाद बिना डिफेक्ट के जाता है, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार इसको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसको ट्रांसफर कर सकते हैं आगे। अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर टू पे होता है। उसके बाद सम पेएबल, टाइम पेएबल, ये सब सर्टेन होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी सामने वाले के पास जरूरी होते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, क्लास के अंदर सारे एसेंशियल हमने डिटेल में कवर किए हुए थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नाम का एक 7 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने थ्योरी का पूछा हुआ। एंड आईआरएफ का, इन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का टाइप्स ऑफ लॉ बता दीजिए। मैंने कहा ही आपको 5 क्वेश्चन है, उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होगा। टाइप्स ऑफ लॉ में हमने कहा जी क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है और लास्टली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है। 4 तरह के लॉ आपको बताए हुए हैं, चार्ट के अंदर से आप कवर कर लेंगे, वहीं से मोर देन सफिशिएंट है, पूरा कंटेंट वहां अवेलेबल है। तो ये वाला 6 मार्क का क्वेश्चन आईआरएफ और एज वेल एज एलएलपी पक्का करके जाइएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर सर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर सेल्स, पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट 776 अगेन सेल्स की केस स्टडी, पार्टनरशिप की थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। 7 मार्क्स की थ्योरी, 6 नंबर की थ्योरी और 7 नंबर का सेल्स ऑफ गुड्स साइड की केस स्टडी। देखें सेल्स ऑफ गुड्स साइड की जो केस स्टडी अगेन 4 और 3 में डिवाइडेड है। ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन सर्टेन डे ऑन 10 days क्रेडिट। द पीरियड ऑफ 10 days हैज एक्सपायर्ड। 10 दिन क्रेडिट पे देना था, 10 दिन पीरियड खत्म हो गया है। गुड्स आज भी ए के पास पड़े हैं और बी ने प्राइस नहीं दिया है, बी इंसॉल्वेंट हो गया है। क्या ए लीन एक्सरसाइज कर सकता है? स्टेट फॉर लीन की कंडीशन है सर या तो क्रेडिट का टर्म ना हो, और अगर क्रेडिट का टर्म है तो एक्सपायर हो गया, पेमेंट नहीं मिली है, या आपका बायर इंसॉल्वेंट हो गया। ऐसे केस में लीन एक्सरसाइज की जा सकती है। हमने कहा जी इस केस के अंदर लीन एक्सरसाइज की जा सकती है बिकॉज इस केस में टर्म ऑफ क्रेडिट खत्म हो गया है, उसके बाद भी गुड्स सेलर के पास पड़े हैं और आपका जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है। इस केस में ए इज एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स बिकॉज द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड विदाउट एनी पेमेंट ऑफ प्राइस। तो क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो चुका है, उसके बाद भी पेमेंट नहीं मिली है आपको, गुड्स आपके पोसेशन में है, आप अभी भी क्या कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड एंड आप अपना लीन का राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। देखें क्वेश्चन 3, AB sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contains 50 kilograms of wheat. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took 50 bags. तो 500 बैग सप्लाई करने थे, 450 तो रोड ट्रांसपोर्ट से भेज दिए और बाकी 50 बैग क्या किए हैं वो खुद लेके चला गया बायर। Before CD receives the delivery of 450 bags sent by road transport, he becomes bankrupt. इससे अभी ट्रांजिट के दौरान ही जब 450 बैग अभी मिले नहीं है आपके सीडी को, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। AB being still unpaid stops the bag in transit. उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर लिया। अब क्योंकि सीडी इंसॉल्वेंट हो गया, उसका ऑफिशियल रिसीवर इस सेलर से ये बैग्स क्लेम कर रहा है, क्या वो क्लेम कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज इस केस में ऑब्वियसली आपके बायर के पास क्या, सेलर के पास क्या है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है। उसने स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया, गुड्स अपने पास लीन में रखे हुए हैं। अब जब तक उसे पेमेंट नहीं होगी, वो भले ही ऑफिशियल रिसीवर आ जाए या भले ही बायर आ जाए, वो गुड्स उसको हैंडओवर नहीं करेगा। तो आप सेक्शन 50 के हिसाब से बताएंगे कि अनपेड सेलर कब कब अपना राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है। वो कंडीशंस यहाँ पे पूरी हो गई हैं कि उसने गुड्स अपनी पोसेशन से निकाल दिए थे लेकिन ट्रांजिट में थे, अभी बायर तक नहीं पहुंचे थे, इस दौरान बायर आपका इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसे केस में जो ऑफिशियल रिसीवर है आपके बायर का, वो गुड्स अभी रिकवर नहीं कर सकता जब तक प्राइस पे ना किया जाए, ठीक है जी। ये वाला क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। देन सेल्स ऑफ गुड्स साइड की हो गई, पार्टनरशिप की 7 मार्क्स की थ्योरी और कॉन्ट्रैक्ट की 7 मार्क्स की थ्योरी। कंटिन्यूइंग गारंटी कब कब रिवोक होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। स्टेट फॉर अगर हम बात करें तो 38 का क्वेश्चन है। हमने कहा जी किसी पार्टनरशिप की गारंटी दी जाती है या किसी पार्टनरशिप को कंटिन्यूइंग गारंटी दी जाती है, तो अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, उनमें कोई नया पार्टनर आ जाता है, कोई रिटायर कर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। 3 नंबर का ये पूछा हुआ है। गुडविल क्या होती है सर? गुडविल हमने देखा था पार्टनरशिप एक्ट में तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन गुडविल बेसिकली वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ बिजनेस है जो कैलकुलेट की जाती है एज एक्सेस प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर द नॉर्मल लेवल ऑफ प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट वाला मेथड को लिखवाया हुआ, दोनों डेफिनेशन हमने कवर की हुई है। रिवोकेशन का 38 का कांसेप्ट एंड गुडविल का 14 का कांसेप्ट है प्रॉपर्टी वाला, लेकिन वहां गुडविल एज सच डिफाइंड नहीं है, तो अभी लिखेंगे कि गुडविल पार्टनरशिप एक्ट में तो कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन जनरल डेफिनेशन आप गुडविल की दे देंगे, ठीक है जी। ये आपके पास 7 मार्क्स की थ्योरी का क्वेश्चन था आपका पार्टनरशिप से। और लास्ट में हमने कहा जी सर्कमस्टांसेस बता दीजिए जहां कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म। अगेन इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। 62 63 का नोवेशन सर, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन,
उसके बाद 64 के अंदर रेसिशन ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड 67 में जब कोई प्रॉमिस अपनी परफॉर्मेंस पूरा करने से निगलेक्ट करता है, वो अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करता, तो आपको भी अपना पार्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल 6 केसेस हैं, कोई 5 पूछे तो उसने तो कोई भी 5 आप इनमें से बता सकते हैं। कोशिश करेगा वो 62 63 वाले बताएं, नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, ये बता के फिर आप बताएंगे रेसिशन ऑफ वर्डेबल और निगलेक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, उन्होंने 5 सर्कमस्टांसेस पूछे होंगे। ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो इसके अंदर आता है दैट इज सर अगेन 20 मार्क्स का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की केस स्टडी है 7 मार्क्स की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थ्योरी का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का थ्योरी का क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखें जी, सबसे पहले तो अगर हम नेगोशिएबल की बात करें तो 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, एक केस स्टडी आई है, एक क्या आया हमारे पास, थ्योरी आई है। 14 मार्क्स का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, नया है सिलेबस के अंदर। इन डेप्थ इसकी पूरी की पूरी 10 घंटे की वीडियो जो मैंने क्लास में कवर कराई थी, वीडियो आपका यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। साथ में इसका रिवीजन भी मैराथन के अंदर कवर्ड है, तो जिनको ने कर लिखा है रिवीजन पक्का करिएगा। जिन्होंने आज तक नहीं भी किया नेगोशिएबल, एक दिन निकाल लीजिए, 10 घंटे की वीडियो देख लीजिए, आपका नेगोशिएबल पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन वीडियो से आपको कवर करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन देखें, प्रियांश परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित, ही इशूड अ चेक टू सुमित फॉर द सेल प्राइस ऑन 14 जून 2013। तो सामान बेचा गया, उसने चेक दिया 14 जून को। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक एंड हिज बैंक इन्फॉर्म्ड ऑन 19 जून that the check was returned and unpaid due to insufficiency of funds in the account of Prasad। तो हमने कहा जी 19 जून को ये चेक वापस आ गया इस नोटिस के साथ कि खाते के अंदर पैसे नहीं है। सुमित सूट अगेंस्ट प्रियांश अंडर सेक्शन 138, स्टेट विद रीजन क्या ये सूट मेंटेनेबल है। बेटा 138 की सीधी सीधी कंडीशंस लिखनी है कि 138 में क्या होता है, एक चेक इशू किया जाता है सामने वाली पार्टी को फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ ए लीगली एनफोर्सेबल डेट, यानी कि कंसिडरेशन के लिए देना होता है। वो चेक सामने वाला 3 महीने के अंदर अंदर या ड्यूरेशन ऑफ चेक के अंदर अंदर प्रेजेंट करता है। बैंक चेक वापस कर देता है, किस वजह से, कहकर कि खाते में पैसे नहीं है। तो हमने कहा जी अकाउंट में पैसे ना होने की वजह से चेक वापस किया जाता है। ऐसे केस में जिस दिन आपके पास इंटीमेशन आती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप एक नोटिस भेजते हैं दोबारा से उस चेक के ड्रॉयर को कि भाई पेमेंट कर दे, और अगर वो 15 दिन में पेमेंट नहीं करता है तो 16वें दिन से आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आ जाता है। कॉज ऑफ एक्शन आने के 30 दिन के अंदर अंदर आप सूट फाइल, आप एक लीगल केस फाइल कर सकते होते हैं। ये पूरी कहानी है। तो हमने कहा जी बेसिकली क्या है, वेयर ए चेक हैज बीन इशूड टू डिस्चार्ज ए लीगली एनफोर्सेबल डेट डिसऑनर्ड होता है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, सच ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिशेबल विद द फाइन, वो जो कि है इंप्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक तक। लेकिन कंडीशंस क्या क्या पूरी होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर चेक प्रेजेंट किया है, उसके बाद चेक वापस आया है, वापस आने के बाद इमीडिएटली सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। वापस आने के 30 दिन का तक आपको उसको क्या देना है, एक इंटीमेशन देना है। इंटीमेशन देने के 15 दिन तक अगर वो पैसा नहीं देता है, 16वें दिन के बाद 1 महीने तक आप सूट फाइल कर सकते हैं। हमने कहा जी ऐसे केस में, इस केस के अंदर अगर आपका 19 को इंटीमेशन आया था, हमारा अगर क्वेश्चन देखें तो 19 जून को इंटीमेशन आया था बैंक की तरफ से, तो 1 महीना यहां से जोड़ दें, 18 जुलाई तक आपको नोटिस भेजना है। 18 जुलाई के बाद जब भी आप नोटिस भेज देंगे उसको 15 दिन तक वेट करना है। 15 दिन तक अगर पैसा नहीं देता है, 16वें दिन से आप सुमित क्या कर सकता है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। सारी कंडीशंस बेसिकली आपके जो चेक वाली है उसके ऊपर बनाया गया था। 7 मार्क्स की केस स्टडी दी हुई है। उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चन है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट बता दें, सिंपल से बेलमेंट की डेफिनेशन बताएंगे और सारे उसका एसेंशियल बता देंगे। सर डिलीवरी ऑफ गुड्स किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किया जाता है अपॉन ए कंडीशन, किया जाता है कि या तो गुड्स वापस किए जाएंगे या गुड्स डिस्पोज ऑफ कर दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। और लास्ट में अगर बात करें तो इसके अंदर कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल पोसेशन होते हैं और हमेशा गुड्स का होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज का ये किया जाता है। तो 5 एसेंशियल मैंने आपको कवर करा रखे हैं, 5 एसेंशियल इसके अंदर वो बता दीजिएगा। एक बेलमेंट की डेफिनेशन होगी 6 मार्क्स के लिए। और लास्ट में स्टेट द वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स इन्वॉल्वड इन द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स एंड इट्स एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन के बड़ा एसेंशियल्स पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मैंने कहा था आता है 23 के अंदर। एप्रोप्रिएशन क्या होती है और एप्रोप्रिएशन अनअसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स की होती है। उस डिस्क्रिप्शन में गुड्स इकट्ठे किए जाते हैं, डिलीवरेबल स्टेट में लाए जाते हैं, अनकंडीशनली एप्रोप्रिएट किए जाते हैं टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये एप्रोप्रिएशन बाय द सेलर हो सकती है विद द कंसेंट ऑफ बायर, बायर हो सकती है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। वो सब्जियों वाले एग्जांपल दिए थे मैंने आपको कि वो चुन रहा है, आप चुन रहे हैं, पहले दिया जा सकता है, बाद में दिया जा सकता है, कंसेंट एक्सप्रेस हो सकता है, इंप्लाइड हो सकता है। तो टोटल 7 एसेंशियल्स है एप्रोप्रिएशन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर के अंदर आया हुआ है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्होंने थ्योरी का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे 7 मार्क्स का कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर था। अगर मैं एनालिसिस करके बताऊं तो इसके अंदर अगर जो आपने देखा 120 मार्क्स का क्वेश्चन था, 21 मार्क्स का इसका कंपनी एक्ट से आया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से 20 नंबर का है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 21 मार्क्स का है, नेगोशिएबल 14 मार्क्स का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हाईएस्ट वेटेज वाला है, 5 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से 32 मार्क्स के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो 56 मार्क्स की केस स्टडी आई हुई है और 64 मार्क्स का थ्योरी आया हुआ है। ठीक है जी, ये था हमारा मॉडल टेस्ट पेपर, आपका फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर जो अप्रैल में कंडक्ट हुआ है।
कुछ ही दिनों के अंदर मैं आपके साथ सेकंड मॉडर्न टेस्ट पेपर मई वाला भी डिस्कस करूंगा, एंड देन तीसरा जून वाला भी डिस्कस करेंगे, एंड आरटीपी जो इंस्टीट्यूट का आया है रिवीजन टेस्ट पेपर वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए इसी चैनल के ऊपर। एंड अगेन जितने भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जून 24 के लिए, हमारा एबीसी एनालिसिस, हमारा इन डेप्थ मैराथन, हमारे चार्ट्स, हमारा क्वेश्चन बैंक, एग्जाम पैटर्न और आने वाली सारी वीडियोस इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बने रहिए इस चैनल के ऊपर इसी तरह के यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।